कैसे हो भाई? बढ़िया, सब मज़े में। बिल्कुल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग PYQ कर रहे हैं पिछले 35 सालों का। पॉलिटी का कंप्लीट हो चुका है, अभी इकोनॉमी का चल रहा है। और आज 9 तारीख है, दिन थर्सडे, और इकोनॉमी का 9th डे है हम लोगों का PYQ का, जिसमें आज 35-36 क्वेश्चंस होंगे सारे। ठीक है, तो इसको हम लोग आज करने वाले हैं। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। कल जो है 10 अक्टूबर, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें से पॉवर्टी, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो 2 दिन में ये सेक्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग। उसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट, करीबन मिड जैन तक, है कि नहीं। और ये तो मेंस के साथ साथ, मतलब आप अपना मेंस का तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ ये एक कि हाँ चलो घूमते फिरते खेलते कूदते हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते चले प्रीलिम्स का, तो उसी पर्पज़ से है कि नहीं। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होते हैं? तो अपना CSE से होता है, CAPF से होता है, CDS से होता है, और जितने होते हैं स्टेट PCS, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। तो जो चाहते हैं कि पॉलिटी का भी हम कंप्लीट करें, वो चाह करके उनको उसका लेक्चर पूरे तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं अपना, अगर चाहें तो। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं भाई, ठीक है। ओके। 148 द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट इज को चेयर्ड बाई होम। जो फाइनेंशियल सेक्टर कमेटी है, ठीक है, क्या कह रहा है, कमेटी है। कोई कमेटी होता है ना भाई, हर एक चीज़ पर कमेटी होता है। हम लोग वहाँ पॉलिटी में भी देख रहे थे कि अलग अलग चीज़ों पर कमेटी बन रही थी। डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी थी, एडॉक कमेटी थी। इसी तरीके से जो कमेटी है किससे, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट पे, ठीक है, तो उसको को चेयर्ड किसके जरिए किया जाता है? MPPC का क्वेश्चन है 2022 का। तो ये जो चीज़ है ना, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर, जिसे हम CFSS कह रहे हैं, इसको जो बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए बनाया गया था, साथ में कंसल्टेशन किया गया था रिज़र्व बैंक से, RBI से, और इसको 2006 में बनाया गया। ठीक है, क्यों बनाया गया था? ताकि एक कम्प्रिहेंसिव एक असेसमेंट किया जा सके इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर का। मेन फोकस क्या था उसका कि स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को बनाए रखना है। कैसे कैसे इसको एक जैसा, मतलब डेवलपमेंट भी आगे बढ़ते जाए और स्टेबिलिटी भी बना रहे। तो इसी चीज़ को असेसमेंट करने के लिए इसको बनाया गया था। तो जो CFS है ना, इसको को चेयर किया जाता है डिप्टी गवर्नर के जरिए। ठीक है, जो डिप्टी गवर्नर है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के, और जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनके साथ में किया जाता है। ठीक है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इस ऑप्शन में पूछ रहा है कि इनमें से बताओ कि किनके अगेंस्ट में RBI जो है पैसा इशू करता है। तो हम लोग कल ही देख करके आ रहे थे भाई कि रिज़र्व बैंक जो है वो क्या अप्लाई करता है, मिनिमम रिज़र्व सिस्टम अप्लाई करता है ना। कल एक क्वेश्चन था कि कौन सा फ्रैक्शनल है कि फुल्ली है कि मिनिमम है, कौन सा RBI ये करता है अपने आप में अप्लाई करता है। तो हम लोग देखे थे कि मिनिमम रिज़र्व सिस्टम RBI अप्लाई करता है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो पैसा होता है वो उसको अपने आप में रखना होता है कि नहीं। चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में रखे, कॉइन के फॉर्म में रखे, या फॉरेन करेंसी के फॉर्म में रखे, उसको अपने पास रखना होता है कि नहीं। तो जो RBI है वो गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटी या गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी है उसके बेसिस पे, किसी के भी बेसिस पे पैसा निकाल सकता है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा वो D होगा कि सभी के बेसिस पे निकाल सकता है। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी क्या होता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट भी तो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है कि नहीं, ताकि पब्लिक से पैसा उठाया जा सके, है कि नहीं। अब मीनिंग ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब क्या बोल रहा है कि भाई बताओ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसका मतलब क्या समझते हो, ये पूछ रहा है। तो यहाँ हम कुछ इसका गूगल से ये किए। ठीक है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कहने का मतलब है कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ पर जो लाइबिलिटी होता है ना उसके मेंबर्स का, जो मेंबर्स हम किसको कहेंगे, शेयर होल्डर को कहेंगे, उसका ना रेस्ट्रिक्टेड होता है। अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी शेयर, जितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट किए वहीं तक है। ठीक है, और कोई अगर अनपेड अमाउंट है उस शेयर का तो वही चीज़ उतना ही तक आपका लिमिटेड है। ठीक है, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की देखे बात करें तो भैया लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, मतलब शेयर होल्डर्स को सिर्फ और शेयर होल्डर्स आर ओनली लाइबल फॉर द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर। मतलब कि जो पर्सनल एसेट है शेयर होल्डर का वो प्रोटेक्टेड है कंपनी के डेट से। पर्सनल शेयर होल्डर जो है पर्सन का है, उसमें अगर कंपनी जाती है, डूबती है, तो उसमें उसका कंपनी
इससे इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। पर्सनल से जो शेयर होगा वो प्रोटेक्टेड होगा कंपनी का, ठीक है। उसके बाद कैपिटल डिविडेंड इनटू शेयर्स, कंपनी का कैपिटल जो होगा वो डिवाइड किया जाएगा किसके बीच में, यूनिट्स के बीच में। अब यूनिट्स कौन होते हैं, जिसे हम शेयर कह रहे हैं, है कि नहीं। पर्पस क्या है भैया, तो स्ट्रक्चर प्राइमरी यूज्ड फॉर बिजनेस, एम क्या होता है कि जनरेट प्रॉफिट जनरेट करना है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके डिविडेंड्स को अपने शेयर होल्डर्स में, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटीज़, कंपनी जो होता है लिमिटेड बाय शेयर इज, हम इसको क्या कह सकते हैं कि भाई रिस्ट्रिक्टेड है लाइबिलिटी ऑफ होल्डर्स, ये ना बता, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। एजर्सन और रीजन, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज काउस्ड बाय द शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कह रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम किसको कहते हैं, मतलब एक तो इन्फ्लेशन, सिंपली अगर इन्फ्लेशन हम लोग कहें तो भाई प्राइस राइज होना, ठीक है। लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम लोग धक्का दे करके, पुश मतलब धक्का हो रहा है ना, धक्का दे करके हम लोग इन्फ्लेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि भाई जो सप्लाई कर्व है उसमें चेंज होना, शिफ्ट होना उस कर्व में। तो ये भी एक तरीके का हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन के अंदर ही आ जाता है। तो जब जो सप्लाई है पूरी तरीके से, मतलब ड्रास्टिकली, हम जिसको कहेंगे ड्रास्टिकली फॉल करता है और जो डिमांड होता है वो रिमेन सेम होता है, तो हम कहेंगे क्या है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ठीक है। जब जो होता है कि डिमांड जो होता है इकोनॉमी में वो हो जाता है एक्सेस और सप्लाई उससे मैच नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उससे कहते हैं डिमांड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है भैया। तो एजर्सन ये है। अब रीज़न देखो क्या है कि शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वेजेस, बिल्कुल इसी की वजह से तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। तो रीजन ए और जो एजर्सन ए है वो सही है और रीजन आर उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। 52 द मोस्ट वॉलाटाइल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन इंडिया, मोस्ट वॉलाटाइल, ठीक है। तो वॉलाटाइल क्या होगा, जो कम समय के लिए होगा वही ना होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट लंबे समय के लिए देता है, ठीक है। कॉमर्शियल बिल मार्केट ये भी लॉन्ग टर्म चीज़ है, ठीक है। कॉल मनी मार्केट हम लोग पहले एक किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में देखे थे, ठीक है, कि कॉल मनी जो है वो किस बेसिस पर, टेम्प्रोरी रिक्वायरमेंट अगर कैश का होता है तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं, पैसा लेन देन करने के लिए, नॉर्मली डेली बेसिस पे हो गया, ठीक है, या तो फिर एक दिन के लिए कर रहा हो या 15 दिन के लिए, यही होता है इसका टाइम पीरियड होता है वही यही होता है ना। तो भाई सबसे वोलेटाइल कौन होगा, यही ना होगा, क्योंकि कम समय के लिए होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का भी सबसे जो वोलेटाइल पार्ट है वो है ये कॉल मनी मार्केट, ठीक है। 53 द वॉलेटिलिटी इन इंडियन शेयर मार्केट इज़ ड्यू टू, किसके वजह से होगा, अगर इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन फंड में, ठीक है। वॉलेटिलिटी मतलब क्या क्या बोल रहे हैं उसको, ये क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हम लोग क्या बोलेंगे, अरे मतलब ऊंच नीच को क्या, एक वर्ड ही नहीं आ रहा है मन में, मतलब निकल नहीं आ रहा है, ठीक है। अरे अप डाउन हो रहा है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, हिंदी मेरे को आ रहा है, मतलब कि बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। तो एक स्टेबल नहीं है, ठीक है, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो होगा फॉरेन फंड्स का, तो स्टेबल तो इकोनॉमी नहीं रहेगा। पता चलेगा कि भैया यहाँ पर एक रेट ज़्यादा मिल रहा है तो पैसा फॉरेन फंड बहुत ज़्यादा आ गया, तो उसमें भी स्टेबिलिटी बिगाड़ दिया। आउटफ्लो देखा चले कि इंडिया में जो रेट है वो कम मिल रहा है, बाहर ज़्यादा मिल रहा है, तो सब यहाँ से पैसा निकाल करके कहाँ दूसरे कंट्री में लगाने लगे, तो ये भी इसके वजह से स्टेबिलिटी बिगड़ेगा, तो वॉलेटिलिटी का कारण बनेगा। फ्लैक्चुएशन इन द फॉरेन कैपिटल मार्केट, बिल्कुल फॉरेन कैपिटल मार्केट में अगर किसी भी तरीके से फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो उसका असर भी यहाँ पर इंडियन शेयर मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी में किसी तरीके से चेंज मिलता है तो भी वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी क्या था भाई, CRR SLR ये सब को अगर बढ़ा घटा रहे हैं तो उस तरीके से भी अगर किसी तरीके से होता है तो होगा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हो, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी अगर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें किसी तरीके से चेंज आता है तो वो भी दिक्कत होगा, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो मतलब कि इसमें सारे ऑप्शंस देखो तो सही है, ठीक है। कह रहा है टिक मार्क करो, ठीक है, इनमें से टिक मार्क करो कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिए वो चीज़ कौन सा सही नहीं है। तो इन्फ्लेशन इंडिकेट द राइज इन द प्राइस ऑफ द बास्केट ऑफ अ कमोडिटी ऑन द पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। बिल्कुल कुछ बास्केट्स ऑफ कमोडिटी है, मतलब कि कुछ तो हम लोग प्रोडक्ट्स रखे हैं, इसमें कुछ कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है
और इसमें हम लोग टाइम टू टाइम देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं कि इसमें पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो उसके आधार पर हम कह देते हैं कि इन्फ्लेशन है कि नहीं। तो ये तो इन्फ्लेशन के फेवर में बात कर रहा है, ठीक है। तो आंसर तो ये नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर सिर्फ हम लोग PYQ करते आ रहे हैं डेली बेसिस पे, तो उसमें से हम लोग को ये पता होना चाहिए कि भाई ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो बता रहा है कि इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स पे कैलकुलेट होता है, ये बात जो है गलत है। क्यों? क्योंकि सर हम लोग पीछे में अगर कोई PYQ सिर्फ देख करके आए हैं तो वहाँ से हम लोगों को ये पता है कि नहीं, ये जो कैलकुलेट होता है वो CPI पर होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे होता है, ठीक है। और ये कब से किया जा रहा है? तो 2014 से इस पर किया जा रहा है, ठीक है। इसमें भी कुछ बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस होते हैं, उसको समय टू समय चेक किया जाता है, देखा जाता है बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो कह रहा है इनकरेक्ट ही पूछा था ना, तो होलसेल प्राइस बोल दिया है, तो यही इनकरेक्ट है, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड लोन टू द फार्मर फॉर। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो फार्मर को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है, मीडियम टर्म के लिए प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, या ओनली फॉर लैंड इंप्रूवमेंट के लिए कि भाई लैंड से रिलेटेड फार्मर से कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको भी कर सकते हैं, तो एक तो हम लोग कटा देंगे, बाकी इसमें दिक्कत होगा। तो भाई ये है लॉन्ग टर्म के लिए। जो लैंड डेवलपमेंट लोन्स जो है वो रेफ़र क्या कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंट फार्मर को दे रही है कि भाई आपको अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड आप किसी तरीके से ज़रूरत है तो आप उसको कैरी करने के लिए, आप उस डेवलपमेंट को पूरी तरीके से आगे ले जाने के लिए आप चाहें तो पैसा ले सकते हैं। तो चाहे हो गया सॉइल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, या फिर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो गया, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं फार्मर को, है कि नहीं। तो आप चाहें तो पैसा ले सकते हैं, और इसका जो टर्म है वो हम 15 से 20 साल आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी एक्सपेंशन, ठीक है, कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यहाँ पर ही कैसे कह सकते हैं कि करेंसी एक्सपेंशन हो रहा है। हायर प्राइजेस, इंक्रीज इन द प्राइस कोऑर्डिनेट्स, इंक्रीज इन अ परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, इंक्रीज इन द, यहाँ परचेजिंग पावर करेंसी बोले तो फिर वो वैल्यू बढ़ने का बात कर रहे हैं ना। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज़। तो करेंसी एक्सपेंशन कहने का मतलब क्या है कि एक तरीके का क्या है, ये एक एक्सपेंशनी मॉनेटरी पॉलिसी का बात कर रहा है, जहाँ पर इसका एम अगर हम देखें तो ये कहेगा कि भाई जो रेट है मॉनेटरी एक्सपेंशन का वो इंक्रीज़ करने का बात कर रहा है। और जब वो इंक्रीज़ करेगा तो वो क्या करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर कह लो जो डोमेस्टिक ग्रोथ है अपना इकोनॉमी का, वो अच्छा करेगा, स्टिमुलेट करेगा उसको कि भाई ग्रोथ की ओर लेकर के जाएगा। तो अगर ये है इंक्रीज़ कर रहा है मनी सप्लाई को, ठीक है, करेंसी एक्सपेंशन कहने का मतलब है मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहा है। जब मनी सप्लाई ढेर सारा हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, लोअर होगा। इंटरेस्ट रेट लोअर होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो साथ में क्या होगा सर, जो हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो यह क्या कह रहा है कि करेंसी एक्सपेंशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज अ हायर प्राइजेस, ठीक है। तो भाई डोमेस्टिक होगा, हायर प्राइजेस मतलब कि जनरली प्राइस बढ़ने का बात नहीं कर रहा है, ठीक है, कि उसका जो ओवरऑल इफेक्ट दिखेगा ना वो बात कर रहा है, ठीक है, कि इंक्रीज जो होगा मनी सप्लाई में, जिसके वजह से इन्फ्लेशन लेवल इंक्रीज़ होगा, और उसका मतलब होगा कि जो जनरल लेवल है प्राइस का, फूड चाहे सर्विस का, वो बढ़ेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हायर प्राइस है एक अच्छा आंसर कह सकते हैं करेंसी एक्सपेंशन का, ठीक है। तो ये मार दो। स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो स्ट्रक्चर जो है इसका 3 टियर है, ठीक है। एक तो सबसे नीचे ऐसा है, ठीक है, यहाँ होते हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। बीच में जो होता है वो होता है स्टेट वाला, ठीक है, सॉरी स्टेट नहीं, यहाँ पर ये होगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो मिडिल पे होगा, और यह जो टॉप पे जो होगा वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होगा टॉप पर, ठीक है। तो ये 3 स्टेट होते हैं, ठीक है, 3 टियर होता है। स्वीट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्वीट क्या होता है, स्वीट इक्विटी होता है ना, सिर्फ और सिर्फ जो वो शेयर है वो इशू किया जाता है, ठीक है, कंपनी के जरिए। किसके लिए, तो कंपनी के डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉइज़ के लिए, ठीक है, ज़्यादा करीबी उसी के होना होगा वो लोग, ठीक है। तो उसी के लिए इशू किया जाता है, कैसे, तो डिस्काउंट रेट पे, ठीक है, या फिर डिस्काउंट या कुछ उन लोगों के लिए अलग कंसिडरेशन किया जाता है उसके लिए, ठीक है। ये उनको ये भी बताया जाता है कैसे और कितना बन रहा है, क्रिएशन होगा हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है उसमें। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन भी है, पहले PYQ में हम लोग देखे हैं कि वो ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ये चीज़ पॉलिटी में क्वेश्चन भी था।
तो इसके बेसिस पे मतलब कि जो स्वीट इक्विटी शेयर है वो इशू किया जाता है कंपनी के जरिए अपने डायरेक्टर्स के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, बिल्कुल डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ के लिए ही इशू किया जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं द फ्लिप कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन। फ्लिप कर्व किसके बीच में रिप्रेजेंट करता है, तो इसका ना यूपीआई से याद रखो, बड़ा अच्छा, हम भी किसी टॉपर के ही नोट्स में देखे थे, यूपीआई, ठीक है। यूपीआई मतलब कि पी से फ्लिप कर्व, यू से अनएम्प्लॉयमेंट और आई से इन्फ्लेशन, मतलब यूपीआई फ्लिप कर्व जो है यूपीआई मतलब कि फ्लिप कर्व अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से रिश्ता बताता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन अभी आगे भी आएगा इन्फ्लेशन से, यूपीआई फ्लिप कर्व से। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अब भैया इसका डेट पता है तो याद है, नहीं डेट पता है तो कोई याद नहीं है। एक तुक्का लगा सकते हो, तुक्का ये लगाओगे कि भाई सबसे लास्ट में कौन हुआ होगा, ठीक है। तो जब सबसे लास्ट में अगर करोगे, ठीक है, तो इसको करोगे, नहीं ये नहीं है सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में ये जो है देख रहे हो सब में दिया हुआ है 14 मेजर बैंक्स, ठीक है। और अगर सबसे पहले यहाँ में से मैं करने की बात करोगे तो LIC, SBI, इन सबसे पहले कौन आया होगा, नेशनलाइजेशन हुआ होगा RBI का, ऐसा लॉजिकली चल रहे हैं, ठीक है। बाकी भी हम डेट बता देंगे, ठीक है। तो ये पहला सबसे पहले नेशनलाइजेशन हुआ होगा RBI का, तो 3 को सबसे आगे रखें तो ये गया, ये गया, मतलब C और A बच गया है मेरे पास, C और A। अब इसके आगे नहीं कर सकते हैं, तो इसके आगे क्योंकि इसमें एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कि कौन आगे आया कौन आगे नहीं आया है, ठीक है, ओके। तो देखते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ, अगर SBI का बात करें तो इसका हुआ था 1955 में, ठीक है। नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको बदल करके SBI किया गया था। हम लोग इसका कल भी क्वेश्चन देखे थे, है कि नहीं, किसके अंदर, तो SBI एक्ट 1955 के अंदर। उसके बाद LIC, जो LIC है ये 1956 में हुआ था, ठीक है, किसके अंडर में, LIC एक्ट 1956 के अंदर में, ठीक है। तो अब 55 हो गया, अब 56 हो गया, अब बच गया कि 14 मेजर बैंक। तो ये हम लोग कल भी देखे थे कि इसका जो है 1969 में हुआ था और सेकेंड फेज जो है करीबन 1980 के आसपास में था, है कि नहीं। तो ये 1969 के बेसिस में 14 मेजर बैंक और नेशनलाइजेशन ऑफ RBI, ये तो भाई सबसे पहले 1935 में हुआ था, ठीक है। तो इस आधार से देखो तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है, कि पहले तो 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर SBI का इम्पीरियल बैंक से SBI बनना 1955 में, और फिर चौथा नंबर LIC और लास्ट में 14 बैंकों का ये, ठीक है। ड्यू टू इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन हुआ है तो उससे क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन हुआ है तो प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस, भाई जानते हैं कि हाँ प्राइस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स, बिल्कुल वैल्यू ऑफ मनी जो होगा, मनी का वैल्यू वो घट जाएगा। एक्सचेंज रेट इम्प्रूव, ऐसा कोई बात नहीं है, एक्सचेंज रेट कैसे इम्प्रूव होगा, तो डी मतलब कि A और B दोनों ही होगा, तो मतलब D इज़ द राइट आंसर। इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन, कल कोर इन्फ्लेशन का बात हुआ था, है कि नहीं, कोर इन्फ्लेशन के बारे में पूछा था, आज पूछ रहा है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये झारखंड PCS में पूछा है। इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन इज़ बेस्ड ऑन, हेडलाइन इन्फ्लेशन किस पे बेस्ड होता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड पे, ठीक है, इसी पे होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है कंबाइन, इसको जो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ये मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि जो प्राइस है इसमें भी गुड्स, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कुछ भी गुड्स एंड सर्विस का ये बास्केट लेते हैं हम लोग, जो भी हाउस होल्ड के जरिए कंज्यूम किया जाता है उसमें, ठीक है। तो इसमें भी साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी हम लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंबाइंड कह रहा है, ठीक है, सब कुछ का कंबाइंड, ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अगर हम ये भी देख रहे हैं ना थोड़ा सा, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ये CPI है, और CPI का जो सब कह सकते हैं, हाँ सब इंडेक्स जो है वो है CPI कंबाइंड के तौर पे उसको देख सकते हैं, जिसमें से कुछ आइटम्स सीरियल्स हो गया, पॉल्स हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्स, ये सब होता है ना, उसको ही लेकर के हम लोग जांच करते हैं, ठीक है।
ए इज़ द राइट आंसर। मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द स्टेट प्रोविडेंट फंड, ठीक है, स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंदर, ठीक है, मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट मनी रिसीव कर रही है किसके अंडर में, तो स्टेट प्रोविडेंट फंड में, तो वो कहाँ पर ही क्रेडिट होगा, तो ये सब पॉलिटी में भी हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं, तो कहाँ जाएगा भैया, पब्लिक अकाउंट फंड में। इसमें हम लोग को किसी से परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, जो भी मनी रिसीव होता है इसमें जाता है, इसमें जो भी हम लोग देखे थे इसका पॉलिटी में कि आर्टिकल 262 सब प्लस 2 में इसका मेंशन है, ठीक है, ये सारे क्या ऑल द पब्लिक मनी जो भी रिसीव्ड हो रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ पे या फिर जहाँ से भी आ रहा है वो सब कहाँ पर क्रेडिट होगा, पब्लिक अकाउंट में होगा, ठीक है। और इसमें जो है पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन का कोई ज़रूरत नहीं होता जब हम पैसा निकाल रहे होते हैं इससे तब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन बी लीड टू इन्फ्लेशन, इनमें से कौन सा कारण है जिसके वजह से इन्फ्लेशन जाएगा, मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेइंग द सप्लाई, ठीक है, बिल्कुल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सप्लाई उतना मीट नहीं कर पा रहा है, रैपिड हो गया रैपिडली, तो बिल्कुल ये हो सकता है, CDS 2023 का क्वेश्चन है, तो ये लिख सकता है इन्फ्लेशन, ठीक है। स्लगिश ग्रोथ नहीं, स्लगिश मतलब धीरे हो जाना, रिडक्शन हो रहा है मनी सप्लाईज में, तो इन्फ्लेशन कहाँ से होगा। हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो मतलब पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से इन्फ्लेशन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हेल्प टू राइज द इंटरेस्ट रेट अनएम्बिगुअसली एंड देयर बाय लीड टू द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, कह रहा है इनमें से कौन सा पॉलिसी जो है हेल्प करेगा क्या करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को रेज़ करने के लिए, ठीक है, जिसके वजह से जो है करेंसी एप्रिसिएट होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक्सपेंसिव फिजिकल एंड द मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंसिव मतलब कि हम बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा पैसा हम देंगे, ठीक है, ये, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, इनको रेज़ करना है इंटरेस्ट रेट, तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट तो और गिर जाएगा, तो ये बात तो नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल एंड द मॉनेटरी पॉलिसी, देखो कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब कि सिर्फ दबा ही रहे तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी का कितना समय तक कर पाओगे, है कि नहीं। एक मिनट, हाँ सी देखो, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी एंड एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, नहीं यहाँ दोनों काउंटर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी, ठीक है भैया, क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रेट हमको बढ़ाना है, ठीक है, ताकि पैसा का करेंसी का एप्रिसिएशन हो, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी हम लोग पैसा को मतलब कि थोड़ा सा टाइट, हम लोग इसको कहते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर ही हम पैसा को वापस ले रहे हैं पब्लिक से या वहाँ पब्लिक से, हाँ मार्केट से, ताकि पैसा का फ्लो कम हो। और एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसीज़, ठीक है, और बाकी अलग चीज़ों में हम जा कर के इन्वेस्ट करें, फिजिकल पॉलिसीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो इससे हो सकता है, ठीक है, जो एप्रिसिएशन होगा वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपेंसिव पॉलिसीज़ होगा मतलब क्या होगा, इसमें जो इन गवर्नमेंट का जो बोरोइंग होगा, ठीक है, अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए वो बढ़ेगा, यही ना होता फिजिकल वाला में भैया, फिजिकल पॉलिसी वाला में तो यही होगा, ठीक है, तो जिसके वजह से ये दोनों का कम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मतलब तो मार्केट से हम ले रहे, ठीक है कि नहीं, और इसमें हम जो है गवर्नमेंट जो है फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी मतलब कि गवर्नमेंट जो इंक्रीज़ कर रही है अपना बोरोइंग को, ठीक है, किस लिए, तो डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर दैट कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कम्बैटिंग इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है तो कौन सा मेजर लेगा, इंक्रीज़ द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन द डिफेंस, भाई इंक्रीज़ करोगे, हमको इन्फ्लेशन से अभी लड़ना है, इन्फ्लेशन से लड़ना है तो ये कोई तर्क बैठ रहा है कि हम लोग नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर डिफेंस और पुलिस पर अभी हम खर्चा कर देंगे, बढ़ा देंगे, ये बात तो नहीं बैठ रहा है। प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज़ ऑन द एक्सपोर्ट पे हम ज़्यादा सब्सिडी बढ़ा देंगे, भाई इन्फ्लेशन से फाइट करना है हमको, इन्फ्लेशन मतलब कह रहा है भाई इन्फ्लेशन है ना, एंड इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेविंग एंड द फिक्स्ड डिपॉजिट, बिल्कुल इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है भैया, पैसा तुम्हारे पास ज़्यादा हो गया तभी तो तुम बहुत चीज़ों को खरीद रहे हो, ऐसे कोई 10 रुपया बोल रहा है सामान का तो तुम 50 देने को तैयार हो, इतना पैसा हो गया तुम्हारा, ये तो इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना तुम्हारे सेविंग पे या फिक्स्ड डिपॉजिट पे वही बढ़ा दो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इन इंडिविजुअल्स को ज़्यादा कहेगा क्या कि भैया ज़्यादा पैसा सेव करो, ठीक है, ज़्यादा पैसा सेव करो, कहाँ पर, बैंक में, अब ज़्यादा पैसा हम सेव करेंगे बैंक में तो मार्केट से क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा, जब मार्केट में कम पैसा हो जाएगा मतलब तुम्हारे पास पैसा कम हो गया, तुम्हारे पास पैसा कम हो गया तो स्पेंडिंग तुम कम करोगे ना भाई, तो इन्फ्लेशन हो गया ना कंट्रोल में, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC इज़ नॉट करेक्ट। NBFC के लिए कौन सा बात सही नहीं है? तो कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, ये बात सही है कि भाई डिमांड डिपॉजिट ये नहीं करता है। ये PYQ भी हम लोग कल देख चुके हैं कि ये बात सही है। NBFC कैन नॉट गिव लोन, लोन तो देता है भाई, डिमांड डिपॉजिट नहीं करता है लेकिन लोन तो देता है, प्रोवाइड करता है भाई। फाइनेंशियल सर्विस के साथ साथ ये लोन भी देता है इंडिविजुअल को, और भी कोई बिजनेस वाले लेना चाहिए तो वो भी लेता है। तो यहाँ नॉट करेक्ट पूछा था, बी को ही मारो। NBFC कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन देमसेल्फ, बिल्कुल अपने पर नहीं देता है ये चेक। NBFC cannot offer deposit insurance facilities, deposit insurance and the credit guarantees, cannot offer deposit insurance, बिल्कुल ये इंश्योरेंस का काम ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात भी इसका सही है, नॉट करेक्ट पूछा था, बी इज़ द राइट आंसर। 168 क्या बोल रहा है? ई रूपी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ई रूपी, ई रूपी को ध्यान में रखो, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट पढ़ो। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई रूपी इज़ द ₹1 लाख। ई रूपी है क्या? एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस मेथड है कि ना, जिसमें हम लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं QR के बेसिस पे। अभी तो पूरी तरीके से हो गया QR कोड के बेसिस पे, या फिर SMS के बेसिस पे, है कि नहीं। तो इसमें जो है ना, कहाँ पर डिलीवर होता है? मोबाइल में होता है। और इसमें कोई भी जो यूज़र के पास जा रहा है वो उस वाउचर को रिडीम कर सकता है बिना किसी उसको कार्ड के ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। डिजिटल पेमेंट ऐप का भी ज़रूरत नहीं होगा, कोई इंटरनेट बैंकिंग का भी एक्सेस का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली वो रिडीम कर सकता है, ये होता है ई रूपी, ठीक है। अब जो इसका कुछ लिमिट लगाया गया है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई रूपी इज़ द ₹1 लाख। तो ये बात ना सही है, जो वाउचर का है वो ठीक है कि भैया 10,000 से स्टार्ट है, 10,000 से लेकर के आप 1 लाख रुपए तक आपका लिमिट है, ठीक है। और आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो पहला बात सही है, पहला सही है, तो ये दोनों तो ख़त्म हो गया सर। बेनिफिशरीज कैन रिसीव ई रूपी विदाउट हैविंग द बैंक अकाउंट, बिल्कुल आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है क्योंकि वो वाउचर के फॉर्म में होगा, तो आप कहीं भी किसी भी जगह रिडीम करा सकते हैं बिना अकाउंट के भी, ये बात सही है। 1 और 2 दिख रहा है ए में, यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो सही हो गया। तीसरा गलत हो गया, कह रहा है टू रिसीव ई रूपी ऑन अ मोबाइल फ़ोन्स बेनिफिशरी नीड स्मार्टफोन। भैया जब बोल रहा है कि विदाउट हैविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, अच्छा वो अलग है। स्मार्टफोन विद एन इंटरनेट कनेक्शन, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप ई रूपी को रिसीव कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे, तो बेनिफिशरी के पास स्मार्टफोन होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ये कोई जरूरी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तीसरा गलत है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है यार, सीडीएस 2022 का सबसे आसान क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग कल नहीं परसों का वीडियो में जाकर के देखो, लास्ट क्वेश्चन इसी पे बात किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द मनी सप्लाई इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। ये बच्चा भी पढ़ेगा, एक बार जो इकोनॉमी पढ़ लेगा, थोड़ा सा भी पढ़ लेगा, वो बता देगा कि M3 जो है ब्रॉड मनी, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का करते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एजेंसी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन जो है कमर्शियल बैंक के जैसा काम कर रहा है? एक मिनट रुकना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एजेंसी, ठीक है, एक एजेंसी के जैसा कंसिडर कर सकते हैं फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, ठीक है। एक फंक्शन मतलब कि एक एजेंसी जो है काम कर रहा है कमर्शियल बैंक का, कौन सा एक फंक्शन है ये बताओ। इन्वेस्टमेंट, सरप्लस फंड्स, एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट्स, प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो कोई भी है कमर्शियल बैंक के एजेंसीज के तौर पे अगर काम कर रहा है तो भाई क्या करेगा वो, ये तो करेगा ही ना, फंड डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करेगा ही ना, है कि नहीं। तो भाई क्या होता है, मतलब जो भी अगर हम कोई भी बैंक को कहें, तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर हम डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग को, फिर समय के बाद हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं अपने पैसा को, कभी इमरजेंसी आ गया या कभी लोन लेना हो गया, यही होता है, ठीक है। तो बैंकर क्या होता है कि एप्लीकेशन के अंदर में होता है ना कि भाई उसको मनी जो है डिपॉजिटर को बाद में पे करना पड़ेगा, है कि नहीं। जब कभी भी डिपॉजिटर के जरिए डिमांड किया जाएगा तो डिपॉजिटर कभी भी पैसा को विड्रॉ भी कर सकता है, चेक के थ्रू से, ड्राफ्ट के थ्रू से, है कि नहीं। तो एजेंसी फंक्शन कैन बी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो कि कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम देयर कस्टमर, है कि नहीं, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट के तौर पे। तो ये बात तो सर सही है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट ये सब नहीं, ठीक है। कोई भी बैंक कर रहा है, बैंक जो है
कॉमर्शियल बैंक के तरीके से फंक्शन कर रहा है तो वो तो कम से कम डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा ही। द परसेंटेज बाई विच द मनी द बोरोवर पेज बैक द एक्सेस मनी दैट द बोरोवर इज कॉल्ड। अरे सर बैंक रेट कल हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। बैंक जिस रेट से उसको इंटरेस्ट दिया जाता है कि नहीं, बैंक रेट मतलब कि जिसमें डिस्काउंट रेट या बेस रेट कह सकते हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक पैसा लेंड करती है कॉमर्शियल बैंक को, इसी को तो बैंक रेंट कहते हैं। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि भाई द परसेंटेज बाई विच द मनी ऑफ द बोरोवर्स पे बैक द एक्सिस्ट मनी दैट द बोरो। जैसे कि कोई बोरोवर है, ये एक्स अमाउंट लिया, अब ऐसा जो है एक्स पढ़ करके x+1 हो गया, और ये जो पैसा बढ़ा करके हम इसको वापस कर रहे हैं, ये वाई था, वाई से ये पैसा लिया, अब ये हम वाई से हम क्या लिए, ए पैसा लिए, हम एक्स आदमी हैं, वाई से हम ए पैसा लिए, अब जो है बढ़ करके कितना हो गया, a+1 हो गया, और ये जो बढ़ा हुआ पैसा हम वाई को वापस कर रहे हैं, तो वो क्या है, तो वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मतलब कि परसेंटेज बाय विच मनी ऑफ द बोरोवर पे बैक द एक्सिस्ट द मनी दैट वाज बोरोड, ठीक है। तो यही होता है। बैंक रेट हम लोग पहले ही देख चुके थे। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? रियल इंटरेस्ट रेट वही होता है भाई कि जिसमें जो होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन के लिए, और ये दिखाता है एक्चुअल जो परचेसिंग पावर होता है या फिर रियल रिटर्न होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, ये लोन आफ्टर इन्फ्लेशन उसी को कहते हैं, मतलब एडजस्टेड इन्फ्लेशन के बाद, ठीक है। और टर्म्स ऑफ क्रेडिट कंडीशंस और टर्म्स के बारे में बताता है। टर्म्स एंड कंडीशन में किसके अंदर में क्रेडिट को दिया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है कि नहीं, पीरियड क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तुम कोलेट्रल क्या दे रहे हो, तो ये तो कोई भी हर जगह देखने के लिए मिलेगा टर्म्स एंड क्रेडिट, है कि नहीं। ओके, कुछ आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए भाई एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो रिफर टू, अरे भाई ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, इस पर ज़्यादा शेयर भी नहीं करते। कैश रिजर्व रेशियो मतलब कि द शेयर ऑफ द नेट डिमांड्स एंड टाइम लायबिलिटीज दैट बैंक हैव टू होल्ड बैलेंस विद द RBI, ठीक है। कुछ पैसा जो होल्ड करना होता है, चाहे कैश के फॉर्म में कर लो, गोल्ड के फॉर्म में कर लो, किस फॉर्म में कर लो, कोई मतलब नहीं, कभी भी जो ज़रूरत पड़े तो उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इन स्टेटमेंट अबाउट द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बेसिस पे, तो क्या इसका लीगल एग्जिस्टेंट होता है? भाई लीगल एग्जिस्टेंट बिल्कुल होता है, इसके पास खुद का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मतलब कि आते हैं आपस में, ठीक है। तो ये बात तो सही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आएंगे तो लीगल एग्जिस्टेंस तो होगा ही होगा, ठीक है। देयर इज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, बिल्कुल लिमिटेड, जो अभी ऊपर में हम लोग देखे थे लिमिटेड लायबिलिटीज़ बाय मीन्स क्या समझते हो तुम, तो यहाँ ये भी कर सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, मतलब कहने का मतलब कि जो पर्सनल लायबिलिटी है चाहे शेयर होल्डर का, वो लिमिटेड होता है, ठीक है, कि कितने अमाउंट तक वो इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, ठीक है, ये बात है, ठीक है। और शेयर होल्डर जो है पर्सनली क्या बोल सकते हो उसको, कभी भी कहता है कि अगर कंपनी डेट में जाता है या कोई लीगल ऑब्लिगेशंस में है तो शेयर होल्डर जो होते हैं नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट, की एक लिमिट्स के बाद अगर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो उसका जितना शेयर होगा उतना ही तक ना वो ध्यान रखेगा भाई, उसके ऊपर तो नहीं ना करेगा, ठीक है। तो ये बात भी सही है, लिमिटेड लायबिलिटी जो होती है। इट हैज़ द डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, बिल्कुल वोटिंग के आधार भी होते हैं, वोटिंग राइट होते हैं, ठीक है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं चीज़ों को, कैसे कंपनी का ऑपरेशन चलेगा उस पर भी होता है, डिसीजन होता है और वोटिंग भी होता है, तो ये भी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के तौर पर चलता है। कलेक्टिव ओनरशिप होता है भाई, ज्वाइंट स्टॉक नाम में ही है ज्वाइंट स्टॉक, है कि नहीं, तो कलेक्टिवली ओन किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो शेयर होल्डर के बेसिस पे कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को, ठीक है, कंपनी में और अपने शेयर्स को, ठीक है। तो ये सारे बात सही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF क्या होता है, तो भाई इसको हम कह सकते हैं ना कि भाई ये होता है ना हायर डेली लिक्विडिटी एंड लोअर फीस कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड्स, मतलब इसका डेली का जो लिक्विडिटी होता है वो हायर होता है कंपेयर करें अगर म्यूचुअल फंड से, तो म्यूचुअल फंड में लोअर होता है। इसको जो डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से कि भाई जो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना उसको ट्रेड करना है थ्रू आउट द डे। सिमिलरली जैसे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स होता है ना, उसी तरीके से जो इन्वेस्टर्स को क्या प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं, मतलब कि एक तरीके का एबिलिटी उसको देता है ना भाई कि आप इतना सेल कर रहे हो, कितना खरीद रहे हो शेयर को मार्केट प्राइस पे, है ना, ये तो इसका जो है ना सर
इसको कहते हैं कि भाई लोअर एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड्स। इसका जो है बाकी म्यूचुअल फंड्स या बाकी जो म्यूचुअल फंड शेयर हैं उससे इसका जो है कम होता है, ठीक है, रेशियो। तो इसका पढ़ो, इट इज़ टिपिकली हैज़ द लोअर डेली लिक्विडिटी एंड हायर फीस दैन अ म्यूचुअल फंड्स। तो यही बात एक्चुअली में है, ठीक है। ये नॉट बोला तो नॉट यही है, लेकिन यहाँ पर जो बोला ना लोअर, तो ये हायर और यहाँ पर ये कर दो लोअर, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, ठीक है। हायर डेली लिक्विडिटी होता है और यहाँ क्या कह दिया है, लोअर, इसीलिए ये गलत है। द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, बैंकिंग रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये पब्लिक डेट ये सब नहीं, 1 और 2। रिपीटेड मतलब कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है। 176 क्वेश्चन, बस अब ख़त्म ही होने वाला है। Which one of the following indices is now used by the Reserve Bank of India to measure the rate of inflation of India? कितनी बार हम लोग पढ़े CPI को यूज़ करता है, तो वहाँ नहीं था। सी में देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तौर पे ही हम लोग इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। इस तरह विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड टू द टर्म बैंक रन। बैंक रन कहने का मतलब है जब एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो बैंक में पैसा दिए रहते हैं, उन लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ऐसा लगता है कि बैंक का स्टेबिलिटी चला गया है, बैंक का स्टेबिलिटी नहीं, उसके पास पैसा ही नहीं रहने वाला है, अब पैसा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए तो सारे कोई रश करते हैं, बैंक की तरफ भागते हैं और अपना डिपॉजिट निकालने की कोशिश करते हैं, निकाल लेते हैं। तो वैसे स्थिति को हम लोग कहते हैं बैंक रन। तो ये पढ़ो, अ पैनिक सिचुएशन व्हेन द डिपॉजिट होल्डर्स स्टार्ट विदड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक्स, इसी को कहते हैं बैंक रन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटकम इफ़ एन इकोनॉमी इज़ अंडर द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन सा आउटकम होगा, ठीक है, क्या रिजल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा अगर कोई भी इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी प्रेशर पर चल रहा है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो डोमेस्टिक करेंसी हेड्स द डिप्रिसिएशन, बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मतलब कि डोमेस्टिक करेंसी उसका वैल्यू गिर रहा है, ठीक है। ये बात तो सही है सर, 1 सही है, 2 यहाँ मतलब 1 नहीं है, बाकी चीज़ काट दो, ठीक है, 1 सही है। दूसरा पढ़ो, एक्सपोर्ट बिकम लेस कम्पिटिटिव। अरे सर एक्सपोर्ट तो भाई कम्पिटिटिव हो जाएगा ना, इंपोर्ट बिकम कॉस्टलियर, ठीक है। एक्सपोर्ट बिकम लेस कम्पिटिटिव, इम्पोर्ट्स बिकम द कॉस्टलियर, ये तो गलत बोल दिया ना सर, ठीक है। अगर इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का देखें ट्रेड पे तो कम्पिटिटिव वैरी कर सकता है, जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा, मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते ना कि हमेशा जो होगा ये इसी तरीके से चलेगा, कभी बढ़ घट सकता है ना, जो प्राइस लेवल है इसका ये बढ़ घट सकता है। ये लेस कम्पिटिटिव क्यों बोल रहा है, एक्सपोर्ट्स बिकम्स द लेस कम्पिटिटिव, ठीक है, नहीं होगा ना ऐसा, ये कंपल्सरी और नेसेसरी कंडीशंस नहीं है। 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 कहीं नहीं है, तो हटा दो। अब बच गया सी और डी। कॉस्ट ऑफ बोरोविंग डिक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, ठीक है। अगर इन्फ्लेशनरी पीरियड है तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग डिक्रीजेस, ये बात सही है क्या। सेंट्रल बैंक क्या करेगी, हम लोग देखते हैं कि जब इन्फ्लेशनरी पीरियड होता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करती है ताकि इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर सके, जिसमें क्या करती है, इंटरेस्ट रेट लोअर कर देती है कि नहीं, ताकि बोरोविंग और स्पेंडिंग को इनकरेज किया जा सके, जिससे जो कॉस्ट ऑफ लोन है किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी बिजनेस के लिए वो घटाया जा सके। तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग डिक्रीज, तो बिल्कुल बात सही है सर, ठीक है। तो 1 और 3 ये दिख रहा है, अच्छा अभी भी नहीं कर सकते, एक यहाँ भी 1 3 यहाँ भी 4 भी पढ़ो। बाउंड होल्डर्स बेनिफिट, सर बाउंड होल्डर को बेनिफिट नहीं होगा अगर इन्फ्लेशन बन गया, हम अभी 10 रुपया दिए हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो ये बाउंड 10 रुपया का ही है ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो अगर अभी हम नहीं देते तो मेरा 10 रुपया का भी पैसा बढ़ता, वैल्यू बढ़ता, लेकिन चूंकि बाउंड होल्डर है, ये फिक्स रेट है, तो फिक्स रेट है, इन्फ्लेशन का बेनिफिट इसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बाउंड में तो 10 रुपया लिखा होगा, तो उसको इन्फ्लेशन बढ़े चाहे कुछ भी बढ़े तो उसको तो उतना ही फिक्स्ड ही रेट मिलने वाला है, तो वो तो लॉस करेगा, तो 4 तो नहीं होने वाला है, तो 4 को हटा दो, तो मतलब कि सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। भाई हम लोग एक पहले भी क्रेडिट रेटिंग से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना क्रिजेल, केयर, ICR, ये सारे के सारे जो है ना सर वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं इंडिया के,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द ट्रू रिस्पेक्ट टू द फ्लिप कर्व्स, ठीक है। फ्लिप कर्व से रिलेटेड क्या, तो अभी हम पीछे ही बताए थे, यूपीआई से याद रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से रिलेशन रखता है ये। इट शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। बात तो सही है कि फ्लिप कर्व जो है सजेस्ट करता है कैसा ट्रेड ऑफ, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में ही दिखाता है। इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में, मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो मतलब इन्वर्स, इसके इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, ऐसे हम लोग दिखाते हैं ना, 1/, कुछ भी इस तरीके से, है कि नहीं। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, नीचे होगा। और इसी का वाइस वर्सा कर दो कि जब इन्फ्लेशन हाई होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है, इसी तरीके से। तो ये बात तो सही है। दूसरा, द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इज जनरली हेल्ड द वैलिड ओनली इन अ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कहते हैं कि भाई जो इन्वर्स रिलेशनशिप हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब होगा, तो शॉर्ट टर्म में होगा। क्यों? क्योंकि जो एग्रीगेटेड डिमांड है ना, वो किस पे है, वो फ्लिप करके जो कर्व होगा ना, उसके अलोंग द लाइन में ही वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसीलिए उसको कह रहा है लॉन्ग शॉर्ट टर्म में, ठीक है। ये वही बात है कि भाई इसका इन्वर्स रिलेशनशिप जैसे बढ़ेगा घटेगा तो ये कहाँ जाएगा, ऐसा जो चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये बात सही है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है फ्लिप कर्व का, वो जनरली कब दिखाता है, ओनली इन अ शॉर्ट रन, लॉन्ग टर्म में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये बात भी सही है, मतलब 1 और 2 होना चाहिए, तो 1 यहाँ नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 1 2 है, लेकिन 3 भी है, 3 भी पढ़ लो। द लॉन्ग टर्म फ्लिप कर्व इज यूजुअली थॉट टू बी अ हॉरिजेंटल एट द नॉन एक्सेलरेटिंग नायरू। अरे यार, हॉरिजेंटल ये नहीं बोलना था, यहाँ वर्टिकल बोलना था, ठीक है। जो फ्लिप कर्व है वो शिफ्ट करेगा वर्टिकल, ना कि हॉरिजेंटल, और वो इंडिकेट करेगा, अगर वर्टिकली कर रही है तो वो इंडिकेट करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक डिफरेंट इक्विलिब्रियम पर है, और जो इन्फ्लेशन है उसका लेवल अलग है, ठीक है। तो ये बात गलत है, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। Which one of the following term is used in an economy to denote the technique for the avoiding a risk by making counteracting transaction? counteracting transaction, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा टर्म जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक में, ये एक टेक्निक डिनोट करने के लिए, जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइडिंग अ रिस्क बाय मेकिंग अ काउंटर एक्टिंग ट्रांजेक्शन, तो उसको हम लोग हेजिंग कहते हैं। हेजिंग टर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं काउंटर एक्टिंग ट्रांजेक्शन के अवॉइड करने के लिए, ठीक है। ये एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जहाँ पर ही पोटेंशियल लॉस से बचने के लिए ये चीज़ दिखाया जाता है, ठीक है। तो बी, ओके। इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फूड इन्फ्लेशन टू ओवरऑल इन्फ्लेशन इज अराउंड 1/3 to 2/5. Within the food inflation, contribution of the food article is higher because the price rise in the food article is higher. सिंपल सी बात है, हायर दिखा रहा है तो हायर है भैया, ठीक है। तो मतलब क्या बोल, देखो ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ द फूड इन्फ्लेशन टू द ओवरऑल इन्फ्लेशन इज अराउंड 1/3 to 1/5, ठीक है, 1/3 से 2/5 तक रहता है। कह रहा है विद इन फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो जो कंट्रीब्यूशन है ना फूड आर्टिकल का, वो हाइयर है। क्यों हाइयर है? बिकॉज of price rise in food article is higher and their weight is also higher and compared to the food product, इसीलिए वो higher है। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा बात ही नहीं करना है सर, ठीक है। द अमाउंट बाई विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द रियल GDP एक्सिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल GDP इज कॉल्ड। क्या कह रहा है कि देखो, अमाउंट बाई विच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द रियल GDP एक्सिस्ट, रियल GDP एक्सिस्ट कर दिया। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक GDP का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ था, लेकिन इससे भी ऊपर चल गया है, ठीक है, यहाँ चल गया है तुम्हारा GDP का इक्विलिब्रियम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं सर इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। जहाँ पर ही जो है इक्विलिब्रियम लेवल मतलब कि GDP जो है, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल GDP जो है वो एक्सिस्ट कर जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ GDP से, तो उसे ही हम इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये रेसेशनरी गैप क्या होता है? तो रेसेशनरी गैप दिखाता है रियल GDP के डिफरेंस और पोटेंशियल GDP के डिफरेंस को, कहाँ हम पहुंच सकते थे, कहाँ हमारा GDP हो सकता था और अभी हम कहाँ हैं, उसी को चीज़ को दिखाता है, तो उसे हम रेसेशनरी GDP बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद इनकम मल्टीप्लायर, अरे भाई इनकम मल्टीप्लायर यही दिखाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी है, ठीक है, किसी भी कंट्री का, उसमें जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, जो जीडीपी में अगर जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, उसी को तो दिखाता है। अब वो इन चेंजेस कैसे होगा, चाहे तो तुम इन्वेस्टमेंट कर लो इकोनॉमी में, या तो कहीं से पैसा ऐसे इंजेक्ट कर दो, तो उसी तो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर होगा। ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र क्या है, तो एक ऐसा मैकेनिज़्म जहाँ गवर्नमेंट के बजट में ये चीज़ होता है कि भाई कि क्या कर सकते हैं, जब कभी भी कुछ भी बढ़ घट रहा हो, तो अगर घट रहा हो तो भाई स्पेंडिंग को बढ़ा दिया जाता है, और अगर इकोनॉमी लॉस में चल रही है तो स्पेंडिंग बढ़ा दो ताकि ये हो सके, और अगर इकोनॉमी बेहतर चल रही है, मतलब कि कुछ गड़बड़ ऊपर जा रहा है इन्फ्लेशन टाइप में, तो उसको घटा दो। तो इसी को तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर मतलब क्या, आपने आप एक लेवल पर आकर के ये कर दो, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर इंक्लूडेड इन एस्टिमेटेड फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है। जब फूड इन्फ्लेशन अगर हम लोगों को देखना होता है, तो इनमें से जो फूड प्रोडक्ट है उनमें से किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, CAPF 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फूड इन्फ्लेशन में अगर हम लोग बात करें ना, तो बहुत सारे आते हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, मिल्क हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, एग, ठीक है, शुगर हो गया, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो वीट, पैडी, टोबैको, गांजा, ये नहीं होता है, शुगर, ठीक है। तो तीसरा को हटा दो, ये ख़त्म हो गया। D 1, 2 and 4 ये इसका राइट आंसर है सर, ठीक है। एक सेक्टर कंप्लीट हो गया सर, कॉन्ग्रेचुलेसन। नया सेक्टर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। 1, 2, 3 चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं सर कल, थैंक यू।